वेलकम टू स्टडी टू सक्सेस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2020 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से, बाल मनोविज्ञान से, उनके बारे में। और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए सीटेट के लिए फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले हम बात करेंगे आनुवांशिकता, जिसे हेरेडिटरी बोला जाता है। हेरेडिटरी और जो दूसरा है वातावरण, एनवायरनमेंट का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था कि आनुवांशिकता, हेरेडिटरी तथा वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो है हमारा बुद्धि पर प्रभाव। वो किसके बराबर होता है? वंशानुक्रम गुणा में वातावरण, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। वंशानुक्रम मतलब कि हेरेडिटरी गुणा में जो वातावरण एनवायरनमेंट है, उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या करती है? व्यक्ति की बुद्धि को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो हमारा बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा है। ये किसने कहा था? फ्रोबेल ने इसे कहा था। उसके बाद है बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि में दो प्रकार के चर होते हैं। एक स्वतंत्र चर, हम उसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दूसरा है हमारा आश्रित चर, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो बाल अध्ययन जो किया जाता है, उसकी जो प्रयोगात्मक विधि होती है, प्रैक्टिकल जो थ्योरी होती है, उसके अंदर हमारी जो दो चर हमने लिए हैं वो है हमारा स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला जाता है और आश्रित चर को डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला जाता है। उसके बाद है आनुवांशिकता के नियमों, लॉज ऑफ हेरेडिटरी का प्रतिपादन 1866 में जॉन ग्रेगरी मेंडल द्वारा किया गया। और उन्होंने कैसे किया? ये मटर के दानों को संकलित करके अपना जो लॉज ऑफ हेरेडिटरी आनुवांशिकता का नियम है उसको 1866 के अंदर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारा जीन आनुवांशिक गुणों का संचरण करता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद है व्यक्तित्व तथा बुद्धि, इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है हमारा ब्रोन फेन ब्रेनर ने पारिस्थितिक सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी की व्याख्या बच्चे के विकास के सामाजिक संदर्भ में की है। तो जो ब्रोन फेन ब्रेनर ने जो थ्योरी दी थी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, उसकी जो व्याख्या है वो बच्चे के विकास के सामाजिक संदर्भ में ब्रेनर ने दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार, अवलोकित मतलब देखने का जो व्यवहार है उस पर निर्भर करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी कई बार जो है सीटेट के अंदर आ चुका है। सीटेट और काफ़ी जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के अंदर, तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो ये है सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। यह सीखने के व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा है, बिहेवियरल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा आनुवांशिकता को एक स्थायित्व संरचना क्या है कि माना जाता है। स्टैटिक संरचना, उसको स्ट्रक्चर जो है माना जाता है। आनुवांशिकता को एक स्थायित्व, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये हमारा आनुवांशिकता को एक स्थायित्व, स्टैटिक संरचना माना जाता है। उसके बाद है एक शिक्षक को विद्यार्थी की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में इंटरप्रिटेशन या फिर जो है अपना इंटरेक्शन, तो इस तरीके से जो इंटरेक्शन रिलेटेड या फिर टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, इसलिए क्वेश्चन जो है 50 to 60% जो है सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाएं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप, क्रिएटिव एक्टिविटी को कक्षा में संगठित करवाकर। तो उसको शिक्षक को अगर तत्परता स्तर को उसको बढ़ाना है तो शिक्षक क्या करवा सकता है? क्रिएटिव एक्टिविटी करवा सकता है, सृजनात्मक क्रियाकलाप कक्षा के अंदर करवा सकता है, बच्चों को इकट्ठा करके, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके। उसके बाद जो हमारा कोलबर्ग
के अनुसार सही व गलत के पर्सन के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक दुविधा। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा जो है उसके अंदर स्टेट जो होता है उसके अंदर भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और सीटेट में भी पहले ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद हमारा वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी, तो जैसे मैंने ऊपर बात की थी एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना, उसी तरीके का ये क्वेश्चन मैंने आया हुआ है इसमें पेपर में, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन 50 to 60%। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आकलन या मूल्यांकन उसको कहा जाता है। तो एक इवैल्यूएशन का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन, आकलन का क्वेश्चन एक लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा ही जाता है सीटेट के अंदर। तो इस तरीके का क्वेश्चन दूसरा भी है, तो उसको भी आप रीड करके पढ़ के ज़रूर जाएं। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा विकास की अवस्था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार मतलब कि 99% जो है इसके आने के चांसेस, टीचर जो एग्ज़ाम होते हैं टीचर्स के लिए, KVS का एग्ज़ाम ले लो, NVS का एग्ज़ाम ले लो, या फिर DSSB का एग्ज़ाम ले लो, या फिर आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम सीटेट वगैरह या स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछा जाता है। इसके 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। वह विकास की अवस्था जो तनाव व तूफान की अवस्था कही जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं, एडोलसेंस उसको बोला जाता है। उसके बाद है स्वयं की भावना व संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि अंत्य व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग सदैव होता है, ये रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव होता है। तो ये भी सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में पहले आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया, मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? एक तरीके की ये बीमारी होती है, ये किससे लिखने की जो होती है प्रॉब्लम होती है, तो राइटिंग जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसी तरीके से डिसलेक्सिया या फिर कई तरीके की जो बीमारी है डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं उसको। तो इस तरीके की जो है हमारी बीमारी डिसलेक्सिया जो होती है वो हमारी सुनने की जो बीमारी है उसमें कठिनाई को दिखाती है। डिस्कैल्कुलिया जो हमारी है उसको जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझने में जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए उसको यूज किया जाता है डिस्कैल्कुलिया को। उसके बाद जो हमारा सृजनात्मक क्रिएटिविटी के लक्षण वो है हमारे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, सततता, कंसिस्टेंसी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सृजनात्मकता के लक्षण क्या होते हैं, क्रिएटिविटी के लक्षण क्या होते हैं? वो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मौलिकता, ओरिजिनलिटी होती है, सततता, कंसिस्टेंसी होती है। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और कंसिस्टेंसी इसके सृजनात्मकता के लक्षण के 3 पार्ट हम कह सकते हैं। इनको अगर शॉर्ट में हम याद रखना चाहें तो इसको हम रख सकते हैं फोक के अकॉर्डिंग। F मीन्स हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, O मीन्स ओरिजिनलिटी, C मीन्स कंसिस्टेंसी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आरबी कैटल की जो तरल बुद्धि तुल्य है वो वंशानुगत कारकों के जेनेटिक फैक्टर्स जो है उस पर क्या करती है? उनके बराबर है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो आरबी कैटल की जो तरल बुद्धि है वो क्या है कि लिक्विडिटी इंटेलिजेंसी बोल सकते हैं इसको। ये किसके बराबर है? ये वंशानुगत कारकों के जेनेटिक फैक्टर्स के बराबर है। आरबी कैटल के नाम से आप इसको याद रखेंगे, तरल बुद्धि के नाम से इसको याद रखेंगे, और वंशानुगत कारकों के जेनेटिक फैक्टर्स के क्या है कि ये समान रहती है, तुल्य रहती है। नेक्स्ट है हमारा सिगमंड फ्रायड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। सिगमंड फ्रायड की जो विकास की अवस्थाओं के दौरान किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो ये जो सिगमंड फ्रायड है इसकी जो विकास की जो अवस्थाएं इन्होंने दी है, थ्योरीज दी हैं, तो उनके अंदर जो प्रारंभिक विद्यालय की जो एज है, आयु है, वो है अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट टॉपिक आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए।
जो एग्ज़ाम में आ सकता है सीटेट के, वो है हमारा ब्रोन-फेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक जो सिद्धांत है। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका देख चुके हैं। वो है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर होते हैं। वो 5 स्तर कौन से हैं? सबसे पहला जैसे कि लघुमंडल, माइक्रो सिस्टम है। सेकंड है हमारा मध्यमंडल, मेसो सिस्टम उसको बोलते हैं। थर्ड है हमारा बाह्य मंडल, जिसको एक्सो सिस्टम बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा वृत्त मंडल, जिसको मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। और फिफ्थ लास्ट है हमारा घटना मंडल, जिसको क्रोमो सिस्टम बोला जा सकता है। तो ये हमारा सीटेट जो अभी होने वाला है उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट और जितने भी इसके पार्ट बनेंगे, जितने भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके साथ शेयर किए जा सके। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।